मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गया है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता के पहला पार्ट, ऑलरेडी पहला पार्ट अपलोड हो गया है। ये सेकंड पार्ट है जिसमें आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में बताए थे कहाँ तक हो गया था, देखिए पिछले वीडियो में शायद यहाँ तक हो गया था, इसके आगे देखना है ना। और अभी चाहे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। रीजन है बाबू कि जब आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो सबसे पहले आप तक वीडियो अपलोड यानी कि नहीं पहुँचेगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थे, है ना, कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, विशेषता के बारे में देखेंगे। और देखिए सबसे पहली बात एक और जानकारी आपको देना था कि ये जो कोर्स है बाबू ये एक्सप्रेस बैच है जो 2025 के लिए आपको पूरी तरीक़ा से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जाएगा और संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते फिर कहें कि मेरे बैच ले लो, ऐसा नहीं होगा। आपको जब वादा किए तो पूरा वादा हम निभाएंगे, है ना। एक आपको वादा यही करना है कि मेरे साथ जो है से आपका बने रहना, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आखिर कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त हुई थी, प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेष से हुई थी, है ना। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक जो है से बाबू हड़प्पा सभ्यता को ही माना जाता है। माना जाता है कि ये जो है से सबसे पुरानी सभ्यता में जो है से नगरीय सभ्यता थी, इसमें सबसे पहला सभ्यता कह सकते हैं। कैसी? तो नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा गया, ठीक है। ये जो है व्यापार एवं वाणिज्य गतिविधियों में महत्व था। ये एक नगरीय सभ्यता थी, इसमें गतिविधियों में महत्व हुआ करता था। जीवन के प्रति शांतिभूति दृष्टिकोण यानी उत्खनन में न तो हथियार मिला है, ना ही रक्षात्मक हथियार मिला है ना। और किसी प्रकार से कोई जो है लड़ाई झगड़े वाला सामान नहीं मिला है ना। तो कहिएगा कि सर ये तो हम समझ गए कि यहाँ पे पहले नगरीय सभ्यता हुआ करता था, यानी कि इसी को नगरीय क्रांति नगरीय कह सकते हैं। ये नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद जो है से यहाँ पे वाणिज्य एवं व्यापार एवं वाणिज्य हुआ करता था। लेकिन कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया? कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए क्या कहा गया बाबू कि इस समय यहाँ कांसे की खोज हुआ था। इसी समय जो है से इस सभ्यता में कांसे की खोज हुआ था। तांबा तो ऑलरेडी था ही, है ना, लेकिन लोहा का खोज नहीं हुआ था, इसीलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया है ना। आगे चलिए देखते हैं कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। जीवन के प्रति शांतिवाद दृष्टिकोण, जीवन के प्रति शांतिवाद दृष्टिकोण का मतलब समझ रहे हैं? न तो यहाँ पे उत्खनन के बाद न तो हथियार मिले हैं, न तो औजार मिले हैं, मतलब कैसा औजार जिससे जो है से मारकाट हो सके। तो इससे अनुमान लगाया गया है ना कि यहाँ के लोग जो है से शांति के प्रतीक थे, यानी कि शांति दृष्टि से रहते थे, है ना। जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण, इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, धौलावीरा एवं जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, वहाँ पे स्टेडियम भी मिला था ना, जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जीवन के प्रति समष्टिवाद दृष्टिकोण मतलब कि बहुत अच्छे विचारधारा के लोग रहते थे। इस कैसे पता चला? तो ऐसे मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार से पता चला है ना, धौलावीरा एवं जूनीकरण से स्टेडियम भी मिला है। स्टेडियम की खुदाई हुई स्टेडियम भी वहाँ पे प्राप्त हुआ है, जिससे पता लगा सकते हैं, मतलब जान सकते हैं कि वहाँ पे जो है से लोग शहरी जैसे रहते थे। वहाँ पे स्टेडियम था, स्नानागार था जिसको हम स्विमिंग पूल कहते हैं, सभा भवन यानी कि जो आज देखते हैं ना महारैली वगैरह सब होता है, उसी तरीक़ा से पहले सभा भवन हुआ करता था। वहाँ पे लोग बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे, है ना। इसीलिए कहा गया है कि उस सभ्यता में जो है से नगरीय का प्रतीक था, यानी कि जो आज हम लोग जी रहे हैं ना बाबू, उससे कई गुना साल पहले जो है से ऑलरेडी सिंधु सभ्यता के लोग वहाँ पे इस तरीक़ा से रह चुके हैं। आज उनको हम लोग फोटोकॉपी कर रहे हैं, है ना। उसके बाद है सैंधव वासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अभी जस्ट पीछे बता रहा है कि सैंधव के लोग जो है से लोहे से परिचित नहीं थे। उत्खनन है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अतिरंजखेड़ी से मिला है, जिसका समय अवधि लगभग 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास था।
है ना। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो है से लोहे का खोज जो है से 1050 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में हुआ था। लोहे का जो है से खोज जो है से कहाँ हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, अब कहाँ से हुआ था, तो एक और पूछता है कि लोहे की खोज कहाँ से हुआ था, तो अतिरंजी खेड़ी, याद रखिएगा कहाँ, तो अतिरंज खेड़ी से मिला था। ठीक है, उसके बाद है कि सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे। पहला तो लोहा से परिचित नहीं थे, दूसरा पीतल से जो है से परिचित नहीं थे, लेकिन तांबा से परिचित थे। तांबा ऑलरेडी जो है से पाषाण काल में ही खोज हो चुका था, तो तांबा से परिचित थे, है ना। और कांस्य योगिन यानी कि कांस्य को तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है से बनाया ही गया था, तो कांस्य से भी परिचित थे, लेकिन लोहा पीतल से परिचित नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। आखिर हड़प्पा सभ्यता के जानने के लिए कुछ क्या चीज स्रोत है जिससे हम जानकारी प्राप्त कर सकें, तो देखिए पहला जो है से आपका क्या चीज़ है, तो पहला जो है से आवास हो गया। आवास यानी कि घर से हम लोग पता लगाते हैं कि कैसे वहाँ के लोग रहते थे। दूसरा जो है से मृदभांड, आभूषण, औजार, मुहरे और इमारत और खुदाई से मिले सिक्के। ये 4-5 जो है से इसको द्वारा हम लोग जान पाए हड़प्पा के जानकारी में प्रमुख स्रोत यही सब है। जिस कैसे तो आवास से भी उनके बारे में अध्ययन किए हैं। ठीक है, मृदभांड मिला उससे भी अध्ययन किए हैं। आभूषण भी जो है कैसे उन लोग के गहना होते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है। ठीक है, औजार कैसे रखा करते थे, औजारे के तहत तो हम लोग जान पाए हैं कि वहाँ के लोग जो है से शांति मतभेद के रहते थे, शांति में विश्वास करते थे, है ना। लड़ाई झगड़ा उसमें उन लोग युद्ध से दूर रहते थे। मुहर से व्यापार करते थे, जिस तरीका से आज रुपया पैसा उसी तरीका से उन लोग मुहर से ही व्यापार किया करते थे। ठीक है, इमारत और खुदाई से मिले सिक्के, इमारत के बारे में देखेंगे, खुदाई से कुछ सिक्के भी मिले हैं उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, और इसमें जो है से हड़प्पा सभ्यता देखिए मान के चलिए कि हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत सारे स्थल मिले हैं, खुदाई के बाद मिले हैं, लेकिन उसमें से भी जो प्रमुख स्थलें हैं वे मात्र 6 या 7 हैं, है ना। देखिए आगे कौन कौन है से। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान और बाकी स्थल भारत में है, दो ही में है। पहला जो है से पाकिस्तान में कुछ चला गया है और अभी जो है से भारत में है, लेकिन पहले सारा भारत में था, लेकिन 1948 में जब विभाजन हो गया था, 1947 में जब विभाजन हुआ था, ठीक है, भारत पाकिस्तान का, उसमें जो है से आधा पाकिस्तान में चला गया और आधा जो है से कहाँ चला गया, तो आधा जो है से भारत में आ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है से अभी सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वे भारत में ही हैं। तो कौन कौन स्थल है, तो पहला है नागेश्वर कहाँ पड़ता है बाबू, तो गुजरात में। याद रखिएगा, ऐसा पूछता है कि नागेश्वर कहाँ पड़ता है, तो आज के डेट में गुजरात में पड़ता है। बालाकोट कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में। ये सब सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, देखिएगा उठा करके, बिहार बोर्ड के सारा पूछा होगा। और हाँ, एक डाउट आपको और होता होगा कि सर ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है, तो नहीं, जहाँ जहाँ NCERT फॉलो होता है वहाँ सब के लिए है। कोई भी बोर्ड में जहाँ NCERT फॉलो होता है वहाँ के लिए ये महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद चिन्हुदुर्ग पाकिस्तान में पड़ता है, कोट दीझा ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। धौलावीरा पीछे बताए थे, मैप में के थ्रू भी आपको बताए थे कि धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। लोथल भी बताए थे कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। कालीबंगा भी बताए थे कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ये सब सारी बात आपको याद रखना। एक और काम कीजिएगा ना आप कि एक नोट कॉपी बना लीजिएगा, है ना, जिसको शॉर्ट रिवीजन में आपको मदद मिलेगा। बाकी हम PDF जो है से टेलीग्राम पर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसमें जो है से आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहीं पे जो है से सारा PDF अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, खुद से भी आप बनाइएगा ना तो आपको जो है से अंतिम समय में बहुत मदद मिलेगा, इसलिए ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आप खुद से नोट्स बनाइए। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। बनावाली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। और राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन कैसी थी और वास्तुकला कैसी थी, तो नगर योजना, भवन निर्माण, सार्वजनिक भवन, विशाल स्नानागार, अन्न भंडार एवं जल निकासी। तो नगर योजना वास्तुकला कैसा था, तो नगर योजना में देख रहे हैं कि नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे, भवन के बारे में पढ़ेंगे, सार्वजनिक भवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विशाल स्नानागार वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे कि विशाल स्नानागार कैसा था, अन्न भंडारण कैसा था, जल निकासी प्रणाली कैसा था, ये सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना एवं बस्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना मतलब समझते जानते ना है कि नगर योजना बस्तियों को ही नगर कहा जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता के बस्तियाँ 2 भागों में बांटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, बस्तियाँ थे, वे 2 भागों में बांटा थे। पहला जो है से दुर्ग कहा करते थे और दूसरा जो है से निचला शहर। आखिर दुर्ग और निचला शहर में अंतर क्या चीज़ था, तो देखिए, दुर्ग एक कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनाई जाती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग
पे बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। दुर्ग जो है से ईंटों से बनाया गया था, ये जो है से ऊंचे पर बनाया गया था। बताएंगे कैसा दुर्ग होता है, कैसा क्या चीज़ होता है ना। ऊंचे जो है से चबूतरे पर बनाया गया था। वहाँ पे ऐसा माना गया ना कि वहाँ पे विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग में लाया जाता था, यानी कि स्पेशल लोग वहाँ पे रहते थे, काहे कि ऊंचाई पर बनाया गया था, ठीक है। और निचला शहर में कौन कौन रहता था, तो निचला शहर आवासीय भवन के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। निचला शहर आवासीय भवन है, आम जनता के लिए बनाया गया था। निचला शहर की दीवारें से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करता था। जैसे कि आज जो पिलर दिया था ना, पहले चबूतरा पर बनाया जाता था। ऐसे मान के चलिए एक चबूतरा हो गया, ठीक है, ये चबूतरा हो गया, इस पर जो है से आपका क्या चीज़ हो गया, तो इस पर जो है से आपका घर हो गया, ठीक है, इस पर जो है से घर हो गया। अब कहिएगा कि निचला शहर और इसको में दुर्ग में क्या अंतर है, तो देखिए ऊपर बताते हैं क्या अंतर है से। देखिए यही है, ये जो है से आपको दुर्ग ऐसा होता था और ये जो है से निचला शहर। हालांकि बॉर्डरिंग जो है से सारा में दिया जाता था, लेकिन एक ही अंतर था कि इसमें जो है से अच्छे अच्छे लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे, मतलब कि स्पेशल लोग रहते थे, और इसमें जो है से आम जनता रहा करती थी। बस यही अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है खास वैसा, है ना। उसके बाद देख लिए दुर्ग और निचला शहर में क्या अंतर है, याद रहिए, हो गया होगा। उसके बाद जो है से हड़प्पा की सड़क और गलियों की विशेषता। आखिर हड़प्पा सभ्यता में जो है से सड़क कैसा हुआ करता था और गली कैसा हुआ करता था। जो आज के समय में देखते हैं ना बिहार के, तो आप जान ही रहे हैं कि कैसा है, कि पहले रोड बनाएगा, उसके बाद रोड के तोड़ा जाएगा, उसके बाद जो है से नाला नली बनाएगा, है ना। ये बिहार का नियम है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो है सिंधु सभ्यता में देखिए कैसा लोग रहते थे। समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़क, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार एवं खंडों के विभक्त हो जाते थे, जिससे जाल पद्धति या फिर ऑक्सफोर्ड पद्धति या फिर चॉस पद्धति, इसी को हम लोग ग्रिड पद्धति के भी नाम से जानते हैं ना। तो कैसे थे, तो देखिए यहाँ के जो सड़क थे बाबू, ये ऐसे काटते थे, एकदम एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, ठीक है। इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता था। कची तो ग्रिड पद्धति कहा जाता था, याद रखिएगा। ग्रिड पद्धति पूछता है कि जो है से हड़प्पा सभ्यता के सड़क कौन पद्धति द्वारा बनाया जाता था, तो ग्रिड पद्धति, एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। और ऐसा काटती थी नवाब कि जब इधर से हवा चलता था तो ये सारा धुलकन लेकर इधर चला जाता था, और जब इधर से हवा चलता था तो सारा धुलकन लेकर इधर चला जाता था। एकदम सज्जित ढंग से बनाया गया था, ठीक है। सड़क का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। सड़क का जो है निर्माण किससे किया जाता था, तो मिट्टी से किया जाता था, और कुछ ईंटों से भी किया गया था, ठीक है। नोट में बनावली में सड़क पर गाड़ी के पहियों के निशानी मिलते हैं एवं सड़क की पक्की करने के प्रयास के भी साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। जैसे कि कहीं जैसे मिट्टी का प्रयोग किया गया था, लेकिन बनावली पर निशानी मिला है क्या चीज़ के, तो गाड़ी के पहिए के निशानी मिला है। और जो है से कालीबंगा से क्या चीज़ के निशानी मिला है, तो पक्की सड़क का भी निशानी मिला है ना। तो कालीबंगा से पक्की सड़क का निशानी मिला, बनावली से गाड़ी का निशानी मिला है ना। उसके बाद पूछता है सब सारा जो क्वेश्चन है बाबू आपको पूछता है ना, टोटल जो है से एनसीईआरटी के द्वारा फॉलो किया गया है। आप वहाँ से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं खुद से लेकर के, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सड़क के किनारे किनारे पर पानी निकासी के लिए नलियाँ बनी होती थी। नलियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। नलियों को फर्श से ढका जाता था। नलियों में थोड़ी दूर पर सोखन कूप होता था, जिसमें गंदी रुकती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे नली हुआ करता था, ठीक है, नली हुआ करता था, और सब पे जो है से ढक्कन बनाया गया था। यहाँ पे ढक्कन बनाया गया था, ठीक है, यहाँ पे ढक्कन बनाया गया था, लेकिन बीच में जो है से जालनुमा एक लगा दिया जाता था। कैसा, तो जालनुमा, जिससे जो है से इधर से पानी जाए ना, तो इसमें जो है से जो गंदगी है, जो कूड़ा कचरा वो छना जाए, और इसको जो है से ढक्कन को उठा करके और इसमें से गंदगी को निकाल दिया जाता है। जो आजकल के हौज बोल सकते हैं ना, आजकल के जो है से बोल सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए फनसोखा बनाते हैं। ये नली गांव में देखिए ना, आपका गांव में जो है से नली बन रहा होगा, तो इसी तरीक़ा से बन रहा होगा, उसमें ढक्कन दिया जाता होगा, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। उस समय जो है से भवन का निर्माण कैसे हुआ करता था, तो हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना जो है से आंगन पर आधारित थी, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, देखो शौचालय भी हुआ करता था, स्नानागार भी होता था, रसोई घर भी हुआ करता था, और शयन कक्ष भी आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी हुआ करते थे। कहने का मतलब था ना,
कि वहाँ पे शौचालय यानी कि बाथरूम का व्यवस्था था, स्नानाघर जिसको बोल सकते हैं, रसोई घर, आज किचन जो बोल रहे हैं रसोई घर के रूप में भी बनाया जाता था। और आंगन योजना का मतलब समझ रहे हैं क्या चीज़ कहने का मतलब है कि बीच में आंगन हुआ करता था और इसके जो है से चारों ओर जो है से आपका घर हुआ करता था। क्या चीज़? चारों ओर घर हुआ करता था, लेकिन बीच में आंगन जरूर हुआ करता था। यही को बोला गया कि योजना कैसा था, तो आंगन था। ठीक है। उसके बाद जो है से मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। सड़क के किनारे मकान बने थे जिनमें सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। नींव जैसे कि आजकल के पिलर होता ना, उसी तरीक़े से वहाँ पे चबूतरा का नींव रखा जाता था, उसमें जो है से सड़क, उस पर जैसे मकान बनाया जाता था। अब ये जो मकान बना जाता था बाबू, वो कहाँ बना जाता था? तो जस्ट रोड के किनारे बनाया जाता था, यहाँ पे बनाया जाता था। और इसका जो है से दरवाज़ा जो है से रोड के अपोजिट साइड, यानी कि इधर के नहीं खुल करके इधर के खुलता था। ठीक है, ताकि जो है से बच्चे, बूढ़े, जो भी जानवर वगैरह हो ना, से अपना साइड से निकले, ना कि रोड पर, जिससे धक्का लगने की संभावना बढ़ जाती है। बताओ उस समय की सोच कैसा थी, है ना? ऐसा बनाया गया था। उसके बाद है मकान जमीन की ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकान के दरवाजे सड़क की ओर खुले रहते थे। देखिए यहाँ पे गलती लिखा गया है कि मकान के दरवाजे जैसे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। यहाँ पे नहीं लिख दीजिएगा, नहीं खुलते थे, नहीं खुलते थे, नहीं खुले रहते थे। मकान के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुलते थे। देखो टाइपिंग मिस्टेक है कि मकान के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की ओर अपेक्षा गली की ओर खुलते थे। जो मेन रोड होता था ना, उसके जो है से साइड नहीं खुल करके पीछे में खुलते थे, यानी कि इधर की ओर खुलते थे। ठीक है, इधर की ओर खुलते थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल और प्रदूषण से सुरक्षित रहते थे। जिससे क्या होता था, तो बाहरी जो है से गाड़ी छकड़ा से दूर रहते थे, वहाँ पे प्रदूषण फैलता था, जिससे जैसे घर में नहीं जाता था और अपने आप में महसूस कैसा होता था, तो सुरक्षित महसूस होता था। ठीक है। सड़क के किनारे पर पानी की निकासी की नलियाँ बनी होती थी। नलियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। लेकिन हाँ, एक अपवाद होता है, सारा कुछ का अपवाद होता है, उसी तरीक़े से एक अपवाद है। अपवाद क्या चीज़ है, तो लोथल एक शहर था। क्या चीज़? तो लोथल एक, मिटेगा कैसे जी? हाँ सब मिटेगा। ठीक है, अपवाद में क्या चीज़ था, तो लोथल। कौन? तो लोथल में जो घर बनाए गए थे, वहाँ पर जो था सो रोड के किनारे खुलता था, जिससे एक संकेत मिलता ना कि लोथल में जैसे व्यापार किया जाता था। और लोथल से ही बंदरगाह का साक्ष्य भी मिला। बंदरगाह यानी कि क्या चीज़ हम कह सकते हैं, तो गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे जो है पानी वाला जहाज रुकता होगा और वहीं से व्यापार किया जाता होगा। ठीक है, क्या कि गुजरात में बसा हुआ था, तो वहाँ पे पानी की सुविधा था, नदी का सुविधा था, है ना। इसी के कारण अपवाद में याद रखिएगा कि लोथल में जैसे आपका घर का दरवाज़ा जो है रोड पर खुला करता था। नलियों को फर्श से ढका जाता था। नलियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर शोषक रूप कूप लगे जाते थे, जिसमें गंदगी की रोकी जाती थी। पक्की ईंट का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। कहने का मतलब कि समझ रहे हैं, जैसे पीछे बताए थे कि नलिया में जो है ढक्कन दिया जाता था, उसमें जो है आपको जालीनुमा संरचना लगा दिया जाता था। किस लिए? ताकि उसमें जो है गंदगी छान सके। ठीक है, और हर एक जगह पर ढक्कन का भी प्रयोग किया जाता था ताकि नाली को सफाई करने में मदद मिले। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन तथा निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने होते थे। ऊपरी हिस्से में जस्ट जिसको ऊपरी हिस्सा में रहता था उसको दुर्ग बोलते थे, और निचला शहर को निचले शहर बोलते थे। ऊपरी में क्या होता था, सार्वजनिक भवन, मतलब कि मेन जो होता था उसमें पाठ हुआ करता था स्पेशल लोगों के लिए, और निचला शहर में व्यक्तिगत यानी कि आम जनता रहती थी। उत्खनन में सार्वजनिक एवं राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है जो 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा। यह स्मारक उसी काल की संपदा का परिचय है। यहाँ पर ही 71 मीटर लंबा व इतना मीटर चौड़ा, टाइपिंग मिस्टेक है, एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है जिसमें 20 स्तंभ है। कहने का मतलब है कि मोहनजोदड़ो से एक खंडर मिला है, मतलब कह सकते हैं उसको क्या चीज़ बोल सकते हैं, तो वहाँ से भवन मिला है जिसमें जैसे 70 मीटर लंबा हुआ करता था, और वहाँ पर जैसे 20 स्तंभ बनाए जैसे कि ऐसे हुआ करता था। ठीक है, ये जैसे छत हुआ करता था, ऐसे छत मान लीजिए, और इसमें जैसे टोटल 20 गो स्तंभ यानी कि 20 गो पिलर दिया गया था। कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। उसके बाद है
कि एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजना, सामाजिक आयोजना के लिए किया जाता था। एक अनुमान के अनुसार कि जो ऐसा भवन मिला था मोहनजोदड़ो में, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो उसका प्रयोग जो है विमर्श के लिए, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी प्रकार के कोई मतलब कि सूचना देना हो, बैठक करना, उसके लिए प्रयोग किया जाता था। धार्मिक योजना के लिए प्रयोग किया जाता था, सामाजिक योजना के लिए प्रयोग किया जाता था। अब ये जो है कहाँ मिला था? तो ये जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता से विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब समझ रहे हैं, स्विमिंग पूल, उसके बारे में देखते हैं। तो स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। जलाशय जो है किला में स्थित, यानी कि किले में स्थित, मतलब समझ रहे हैं ना कि महल में स्थित था। इसका जो है लंबाई कितना था? तो लंबाई जो था 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई करती थी। यह सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। पीछे बताए थे ना, इसका चित्र भी बनाए थे, स्विमिंग पूल का हम खुद चित्र बनाए थे, है ना, कि उसमें सीढ़ियाँ भी लगाया जा गया था। इसमें जो है लंबाई कितना था? तो 11-12 मीटर लगभग लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और 2.5 मीटर लगभग गहरा हुआ करता था। इसमें जो है सीढ़ियाँ का प्रयोग किया जाता था और पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पीछे हम ऑलरेडी आपको बताए हैं, ठीक है, नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जा करके देखिए। उसके बाद है स्नान कुंड के चारों ओर और कमरे बने हुए थे। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए थे और बरामदे भी बनाए गए थे। चारों ओर कमरा बनाया गया था, बरामदा बनाया गया था। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ था जिसमें पानी कुंड में आता था और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे यानी द्वार के द्वारा की जाती थी। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर के बाहर निकल जाते थे। कहने का मतलब है कि स्नानागार मतलब कि स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्विमिंग पूल हो गया, यहाँ पे सीढ़ी लगा दीजिए, ठीक है, उतारने के लिए यहाँ पे सीढ़ी लग गया, ठीक है। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। कैसा था? चारों ओर कमरे बना हुआ था, ठीक है, चारों ओर कमरे बना था, ठीक ना। यहाँ पे कमरे बना था, इसमें जैसे गंदा पानी जो निकलता था, इसमें जो नहाते नहाते गंदा पानी हो जाता था, उसको जैसे बाहर के नाले में छोड़ दिया जाता था, जो है बाहर चला जाता था। उसके बीच में जो है इसके स्नानागार के एक साइड में जो है आपका कुआं हुआ करता था। कुआं में क्या चीज़ के काम होता था? तो कुआं में अच्छा पानी होता था जिसमें जो है स्विमिंग पूल से नहाते थे, कुआं में से पानी निकाल करके पूजा पाठ के लिए प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। उसके बाद स्नानागार की दीवारों के समीप निर्माण में सीलन से बचने के लिए डाबर एवं तारकोल का प्रयोग किया जाता था। पूरे स्नानागार में 6 द्वार होते थे। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी थी। स्नानागार की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचने के लिए डाबर एवं तारकोल का प्रयोग किया जाता था। डाबर एवं तारकोल का तेल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन स्नानागार में जैसे टोटल कितने द्वार होते थे? तो 6 द्वार होते थे। स्नानागार में जैसे सिर्फ ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी का भी व्यवस्था था। बताइए उस समय कितना डेवलप था, है ना। आज हम लोग चिल्ला रहे हैं कि हम लोग डेवलप है, नहीं, आज से कई साल पहले देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता को उठा करके, है ना। इस स्नानागार के बारे में अर्मेक माइके कहते हैं कि यह स्नानागार पुरोहित के स्नानागार के लिए होता था। अर्मेस्ट माइके जो थे वो ये कहते हैं कि यह जो स्नानागार था वो पुरोहित लोग स्नान करते थे। पुरोहित लोग मतलब कह सकते हैं कि क्या चीज़, तो साधु महात्मा स्नान करते थे, है ना, वहीं से स्नान करते थे और जो कुआं वाले बात है वहाँ से पानी निकल के पूजा पाठ किया करते थे। अब अन्न भंडारण के बारे में देख लेते हैं कि नहा लिए, खा लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ तो है से अन्न भंडारण खाने के लिए करेंगे ना, लेकिन अन्न भंडारण जो है से अनाज रखते होंगे कहाँ, तो उसके लिए यहाँ पे भी व्यवस्था था। हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के निकासी के राजमार्ग में 6 पंक्तियाँ वाले अन्न भंडारण मिले। हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ से किले के राजमार्ग में, मतलब कि जैसे किला होता था उसमें जो मार्ग होता था, जो सड़क होता था, उसके अगल बगल जो है से 6 पंक्तियों में 6 जो है से रोड के किनारे में, ये रोड हो गया, इसमें जो है से 6 जो है से आपको एक तरफ 6 एक तरफ 6 ऐसे जो है से क्या चीज़ मिला, तो अन्न का भंडारण मिला, है ना, अन्न भंडारण मिला है। अन्न भंडारण की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर, है ना। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता, क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था अन्न
भंडार के एकत्रित किया जाता था। कहने का मतलब है कि ये जो भंडारण था बाबू, जो भंडार किया जाता था उसका जो है से द्वार कहाँ खुलता था, तो नदी की ओर खुलता था। किस लिए, ताकि नदी में जो है से जो भी जहाज आवे वो एक सीधा आपको कहाँ पहुँचा दे, तो इसका भंडारण घर में पहुँचा दे, इसलिए। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी। अब सब कुछ कर लिया, अनाज भी रख लिया, लेकिन जल निकासी, रहने के बाद नहाने के बाद जल को निकासी करने के लिए कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी। हड़प्पा संस्कृति कैसा था, हड़प्पा सभ्यता जैसे नगरीय थी। इन लोगों का जीवन स्तर ऊंच था। घरों का गंदा पानी सड़क के किनारे बनी हुई नाली से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंट का प्लास्टर किया गया था जिससे नली को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था। बताइए, उसमें जो है से नाली बना हुआ उसमें प्लास्टर किया जाता था, ठीक है। और इसको जो है से जो छोटा मोटा नली है उसको मेन नली से जोड़ दिया जाता था और मेन नली के जो है से शहर से बाहर गिरा दिया जाता था, ठीक है, पानी के लिए। उसके बाद नोट में प्रोफेसर रामचरण शर्मा की मान्यता है कि कांस्य युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई या व्यवस्था की इतनी महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा देश के वासियों ने दिया है। कहने का मतलब कितना सफाई, जैसे उस समय तो बहुत सारे सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे सभ्यता का विकास जो देखने को मिला साफ़ सफाई में, स्वास्थ्य में, सभी हर क्षेत्र में जैसे हड़प्पा सभ्यता को देखने को मिला है, ठीक है। नोट में बहुयात से पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार के ईंटें प्रयुक्त की जाती थी। कहने का मतलब कि जो ईंटा प्रयोग किया जाता था बाबू, उसका रेशियो भी दिया है। बताइए, उसका जो है रेशियो कितना था, तो 4:1 का था। 4:1 का यानी कि 4:1 का था। 4 मीटर 4 लंबा था, 2 चौड़ा था और 1 ऊंचा था, ठीक है। एल प्रकार की ईंटें, इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। एल प्रकार, उसमें एल प्रकार के भी ईंटें चलती थी, ठीक है। एल प्रकार के भी ईंटें चलते थे। उसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता था, उसका प्रयोग जो है कोना में किया जाता था। नोकदार ईंटा भी था। नोकदार ईंटा, इसका प्रयोग जो है कुएं में किया जाता था। नोकदार का प्रयोग कहाँ से किया जाता था, कुआं में। टी प्रकार की ईंटा, इसका प्रयोग जो है सीढ़ी में किया जाता था, ठीक है। अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा से मिला। अलंकृत ईंटा जो है कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से मिला। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशानी कहाँ से मिला, चंद्रदोष से। ये बहुत बार आपका पूछा है कि अलंकृत ईंटा और ईंटों पर बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्तों कहाँ से मिला है, तो चंद्रदोष से। ये बात आपको एकदम याद कर लेना है। ये दोनों बात बहुत पूछता है कि अलंकृत ईंटा कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से, और बिल्ली के पीछे जो है कुत्ता कर रहा था उसका कहाँ से मिला है, तो चंद्रदोष से। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन कैसा था, तो सामाजिक संगठन था, भोजन था, वस्त्र था, आभूषण, सौंदर्य था, मनोरंजन था, प्रौद्योगिकी मृतक। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक जीवन में क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो सामाजिक संगठन कैसा था, उन लोग भोजन कैसा करते थे, वस्त्र कैसा पहनते थे, आभूषण कैसा था, उन लोग को सौंदर्य प्रदर्शन कैसा था, ठीक है। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी कैसा था उन लोग के पास। मृतक कर्म यानी कि मृत्यु के बाद कैसे उन लोग जलाए जाते थे, दफनाते थे, सारे चीज़ पढ़ेंगे। चिकित्सा विज्ञान के बारे में भी पढ़ेंगे, बीमार होते थे तो कैसे उन लोग इलाज करते होंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ताकि हमको भी कुछ काम है तो निकलना है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीक़ा से तैयारी कराया जा रहा है ना। तो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।